खबर की मुकम्मल तफसील और आरामी के साथ मेजबान हाजिर खिदमत। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथ साथ बराह रास्त ANN न्यूज़ कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल ANN न्यूज़ आप केबल टीवी के अलावा IPTV और सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ खास मेहमान होंगे और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां क्या दोबारा शुरू हो सकती है। इस हवाले से हमारे साथ आज खास मेहमान होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें 370 के बाद क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रिया, फैक्ट्रियां और सियासी सरगर्मियां शुरू होगी। फिर ये कहा गया की वजह से अब ये सरगर्मियां शुरू नहीं हो पाएगी। सियासी पार्टियां इस हवाले से क्या कहती है, सोशल और पोलिटिकल एक्टिविस्ट उनकी क्या राय है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा खालिद राठौर के पास, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। खालिद, आपसे मैं मेरा पहले जो सवाल रहेगा, 370 के बाद कहा गया था कि अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगे, नए नौजवान जो है वो सियासी पार्टियों में आएंगे, एक नई रौनक, एक नई सुबह आएगी। और हम जानते हैं कि फिर कोविड हुआ तो ये एक्टिविटीज नहीं हो पाई। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? क्या आप एक नई सुबह देख पा रहे हैं? देखिए, पहले जहाँ तक हम 370 की बात करें, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे से 370 हटाया गया और इस स्टेट को बाइफरकेट किया गया एक हिस्टोरिक स्टेट को। ये तब भी मुल्क था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुए थे, तब भी हमारा जम्मू कश्मीर आज़ाद था। जहाँ तक हम 370 की बात करें, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ तक हम यहाँ पे बात करें कि डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें या कहीं पे बात करें, तब से तो अभी तक आपको पता ही है, हर किसी को पता ही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया को ये पता है कि हम तो तब से लॉकडाउन में ही है। अगस्त के बाद अभी लॉकडाउन हमारा खत्म नहीं हो गया। 370 का लॉकडाउन एक साल लगभग 7-8 महीने चला, उसके बाद कोविड का चला। अब कोविड का जो मसला है वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पे इन्होंने लॉकडाउन किया था उसको ईज किया है। और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम, उन्होंने मुल्क की सतह पे इलेक्शन कैंपेनिंग भी स्टार्ट की है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जुमलाबाजी से काम क्यों ले रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की क्या करें, इसको डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी बात करें, सारा रुका पड़ा है, डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। बाकी जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज की बिजनेस यूनिट्स थे वो ऑलरेडी रुके पड़े हुए हैं। ये तो एक अलमिया है। और जहां तक हम बात करें, और फिर यहाँ पे कोविड में भी जिस तरीके से फैसिलिटीज को मिलनी चाहिए यहाँ पे आम इंसान को, वो चीज तक नहीं मिली। तो हमने कोविड में भी देखा कि हमने एक अपनी हुकूमत को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बड़ा मिस किया। यहाँ के गरीब लोगों के पास यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाई, यहाँ के गरीब लोगों की आवाज कोई बहाली, यहाँ के गरीब लोगों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं सकी। तो यही वजह है कि आपके सामने सब आया है कि 370 के बाद यहाँ पे क्या हुआ। जी, यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा। हमारे साथ BJP से है इशफाक गिलकार। इशफाक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो वादा किया गया था लोगों से कि 370 के बाद एक नई सुबह आएगी, एक नई रौनक आएगी, क्या आप वो रौनक और नई सुबह देख पा रहे हैं? जी, जहाँ तक आपका सवाल है कि नई सुबह और नई, जी हमारे हिसाब से, और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, लोग आराम से बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि डेवलपमेंट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन हो रही है। इसका इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, BJP ने, भाजपा ने, तो ये हो रहा है, चल रहा है। अभी देखिए जो डेवलपमेंट यहाँ पे होनी है, आप बाकी जो सियासी पार्टीज है यहाँ पे, डेवलपमेंट तो छोड़िए, मैं आपको दूसरी एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कोविड चल रहा है, कोविड में जितनी भी सियासी पार्टीज है वो अभी बैकडोर पे है, वो अभी सोए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो अभी खाली बोल रहे हैं सत्ता में नहीं है। तो जब वो सत्ता में होते हैं वो बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा है। अभी वो सत्ता में नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमें कोई इलेक्शन या किसी में पार्टिसिपेट नहीं करनी है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन को, सियासत को छोड़ के, इस टाइम ये महामारी चल रही है पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में, और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो कश्मीरियों के लिए उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन जो हमारी बात है, आप खुद देख सकते हैं, हमने जहां तक हमसे हो सका लोगों की हमने हेल्प बहुत की है यहाँ पे, और आगे भी हमारा यही मुतालबा है, हम लोगों को सामने लाएंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे इंशाल्लाह। जी खालिद साहब, अगर मैं आपसे और एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा, सबसे दो बड़ी पार्टी या रीजनल पार्टी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP है।
30 यानी 70 सालों की अगर हम बात करें तो कहा गया कि पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। यही वजह है कि 370 को भी हटना पड़ा, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही थी, फैक्ट्री इंडस्ट्रियां नहीं आ रही थी, काम नहीं हो रहा था, लोगों को जो है नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो इस बात में कितनी हकीकत है कि अब लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े लोग आएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे रीजनल पार्टीज की बात करें, ये सबको पता है कि रीजनल पार्टीज ने यहाँ पे लोगों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, कहीं पे खामियां भी रही होंगी, लेकिन जो रीजनल पार्टीज ने यहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है वो काबिल ये उनकी मतलब सराहना करनी चाहिए। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बात करें हम, आप देखिए इस टाइम पे बाहर से पेशेंट्स को, सीए पेशेंट्स को यहाँ पे शेर कश्मीर मेडिकल साइंस में रेफर किया जाता है। ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन सिस्टम, कौन सी एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ गई, कौन सा हॉस्टल आ गया यहाँ पे। तो अब 4-5 साल से अब भाजपा की सरकार है, तो कौन सा आपने ऐसा बड़ा यूनिट देखा, कौन सी इंडस्ट्री को बनते हुए देखा, कौन सी यूनिवर्सिटी को बनते हुए देखा, कौन सा आपने यहाँ पे डेवलपमेंटल का काम देखा? जो सड़कें 4 साल पहले बनी हुई थी वही है। यहाँ पे तो इस टाइम पे नक्शे बने हुए हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे बुलवाड़ साइड से, जो इस टाइम पे पहले से बड़ा लोगों का रश होता है, टूरिस्ट लोग वहां से होते हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे वो पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ होता है। और यही हाल जो है, ये तो शहर की बात है। अब गांव की बात करिए, जहाँ पे कोई रसाई नहीं है, जहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, जहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, वहां पे आप देखिए सड़कों की हालत क्या है। जहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप देखिए यहाँ पे मैं अगर बैठा हूँ, मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर आप बैठे यहाँ पे, आप अगर कैमरा के सामने आए हैं, ये तो मुझे लग रहा है अगर मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हमें इस चीज को एज ए कश्मीरी मैं कहता हूँ, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने कौम के लिए क्या किया। उन्होंने हमें किस अंधेरे से निकाल के बाहर हमें एजुकेशन दी, बाकी चीजें दी, एक पहचान दी। अगर आप जाएंगे इस टाइम भी मुहाफिज खाने में, अगर आप इस टाइम पे भी जाएंगे, उस टाइम पे अगर आप 4-7 साल के पहले वाला रिकॉर्ड चेक करेंगे, वहां पे गुलाम रसूल नहीं लिखा होता है, हाजी गुलाम रसूल नहीं लिखा होता है, अच्छा लिखे लसन तचरा सा लिखे गुलाम मोहम्मद के वहां से महमूद लिखे। तो हमें एक इज्जत जो दे दी वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दे दी है। इस चीज को हमें रायगा, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर मैं इस टाइम पे आपके सामने आवाज बन के आ रहा हूँ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट की या भाजपा की बात करें हम, कि जहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी सामने आई नहीं, उनको तो आपने जेलों में भर के रखा है, उनको तो आपने घरों में नजर बंद किया। कहाँ से आएंगे? आपने तो यहाँ पे यहाँ की आवाज दबाने में कोई कसर रखी नहीं है। चलिए खालिद साहब, ये मैं सवाल पूछूं इशफाक साहब 370 की हम बात मानते हैं, उसके बाद में उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि कोविड का इशू है, लेकिन अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें तो जेलों के अंदर क्यों रखा गया? क्या डर था भारतीय जनता पार्टी को? सर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई डर था भारतीय जनता पार्टी को रीजनल पार्टी से, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि लोग पिछले 30 सालों से सफर कर रहे हैं इन रीजनल पार्टीज की वजह से। आप मुझे बताइए क्या क्या इन्होंने, आप शेर कश्मीर की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो यहाँ पे काबिल दोस्त बैठे हैं, इन्होंने अभी यहाँ पे बोला शेर कश्मीर की बदौलत हम यहाँ पे है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बंद किए थे ना आपने, पॉलिटिकल किए थे, वजह क्या थी, किस लिए बंद किए थे? सर उनके स्कैम्स देखिए कितने बड़े हैं सर। सर महबूबा जी हमारे फारूक साहब है, फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि शेर कश्मीर के बेटे हैं, सर उनके स्कैम्स देखिए, स्पोर्ट्स में कितने स्कैम्स है, जमीन और जायदाद, ये महबूबा मुफ्ती जी का जो स्कैम है यहाँ पे, इसीलिए हमने उनको बंद किया था। और लोगों की आवाज, हमने लोगों की आवाजों को बंद किए, कुछ नहीं किया। जो लॉकडाउन था खाली हमने इसलिए लॉकडाउन किया था कि जो पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज है जिन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान का पैसा लेके जो भी मिस्कीन यहाँ पे थे उनकी तरक्की के लिए उनको नहीं दिया, खाली अपने घर भर लिए, उन पैसों से अपना घर भरा, अपने रिश्तेदारों को भरा। अनएम्प्लॉयड उनकी यूथ, जहां की यूथ है कश्मीर की, उनको छोड़ के अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इस टाइम जब ये बंद थे तो सभी शांति और अच्छे से आराम से अपने घरों में बैठे थे और यही बकेटा खड़ा करते, इसीलिए हमने उनको बंद किया है। खाली यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि करप्शन चार्जेस थे तो इसलिए ये लीडर्स बंद हुए, आप इसको कैसे देखते हैं?
और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक एक करके हम जवाब दे रहे हैं और ऐसे ही हम इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे। देखिए जहाँ तक मेरे भाई की बात है, उन्होंने कहा कि हमने करप्शन की वजह से उनको बंद रखा है। करप्शन की वजह से ऐसे बंद नहीं रखा जाता है। आप 10 बजे रात को 11 बजे रात को यहाँ का डीजी या कश्मीर कहता है कि फलानी लीडर बंद है, फलानी लीडर बंद है, उसको वहां पे लगा दो, PSA लगा दो। अगर कोई स्कैम होता, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 साल 5 साल से यहाँ इक़्तिदार में है, तब से क्यों नाकाम है? हम भी देखना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। एक जुमलाबाजी नहीं चलेगी। अगर इनको लगता है कि चले जी इन पे करप्शन चार्जेस थे, 4G और करप्शन चार्जेस का क्या ये था? इन लोगों को पता है कि हमने कश्मीरी लीडरशिप के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को पीछे से खंजर मारा है, इसीलिए ये यहाँ की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की 4G की बात करें, यहाँ की हम देखेंगे चाइना और इंडिया की इस टाइम पे रिलेशन की बात करें, ये तो हमारी बदकिस्मती है। ये चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जंग नहीं है, ये हमारा एक जिगर का टुकड़ा है लद्दाख, जिस पे इस टाइम पे ये भी कह रहे हैं हमारा है, वो भी कह रहे हैं हमारा है, और जिनका वो है वो सीना कोफी के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जेलों में बंद है, उनकी आम लोगों की आवाज दबाई गई। लेकिन रिसेंटली एक लीडर एक रीजनल पार्टी का वो घंटाघर के पास जाता है, क्लॉक टावर के पास जाता है, वहां पे एक अपने जज्बातों को सामने लाता है, और उसको आप इस टाइम पे भी पता ही नहीं वो घर है कहाँ पे है। लेकिन खालिद साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हिंदुस्तान की एक शान थी कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे अनडेमोक्रेटिक बनाया गया, वो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को पता है। जहां पे हम देखेंगे करप्शन की बात, विजय माल्या को किसने भगाया, यहाँ पे बाकी लोगों को जो यहाँ पे देश का पैसा लूट खसूट करके बाहर गए। यहाँ पे अगर हम म्युनिसिपैलिटी की बात करें, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में 1 साल पहले सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि आपका मेयर कौन होगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जी? लेकिन खालिद साहब एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने चाइना की बात की, लेकिन वजीर-ए-आज़म ने तो क्लियर कर दिया कि ना वो यहाँ आए ना हम गए, तो आप इस बात को क्यों खींचते हैं बार बार? जो वजीर-ए-आज़म ने बात कही है, देखिए जनाब, मैं इतनी बात बताऊंगा कि वजीर-ए-आज़म साहब जो है, मैंने लास्ट टाइम पे भी एक बात आप पे की है, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लोगों का मैंडेट है। कोई माने उनको ना माने, लोगों का मैंडेट है, उनके पास हिंदुस्तान के लोगों का मैंडेट है, हम उस चीज की कदर करते हैं। लेकिन शायद इस बारी हिंदुस्तान के लोग भी सीख गए हैं कि हमें नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा जुमलाबाजी पे ही वोट लिए है, हमें यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा झूठ पे ही वोट लिए है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर यहाँ पे इस टाइम पे कुछ नहीं है, तो इस टाइम पे जहां पे हम यहाँ पे बैठे हैं, उस टाइम पे कौन सी इस टाइम पे मीटिंग चल रही है? वहां पे जो बॉर्डर पे मीटिंग चल रही है उनके कमांडर्स के बीच में, क्या जरूरत है उनको? अगर इस टाइम पे रशिया से मदद ले रहे हैं, बाकी चीजों से मदद ले रहे हैं, किस चीज की वजह से? आप वहां के जनरल की, आप वहां पे कर्नल्स की ट्वीट देखिए। ये चीज क्या इस टाइम पे हमारे पास 2G है, लेकिन बाकी दुनिया के पास 2G नहीं है ना। अभी तो लोग हम 2G हम 4G मांग रहे हैं, लोग तो इस टाइम पे 5G की जगह जा रहे हैं। इस टाइम पे घर पे बैठ के हिंदुस्तान के लोग और पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि इंडो पाक ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे हो क्या रहा है, लद्दाख में हो क्या रहा है। तो मोदी साहब का ये कहना कि वहां पे कुछ नहीं है, 20 जवानों का खून देके, उनकी शहादत को देके वो कहते कि कुछ नहीं होता। और जहाँ पे इलेक्शन का टाइम होता है, वहां पे बवाल मचाया जाता है, पुलवामा अटैक पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है दिल्ली में। मुझे एक चीज बताइए, कहां पे नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम पे श्रद्धांजलि देने गए 20 जवानों को जो शहीद? खालिद, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, हमारे साथ और एक गेस्ट जो है वो शामिल होंगे, कादरी, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा होगा, फिर जो है उनके साथ बात होगी, एक मुख्तसरन तिजारती वक्फा। मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNAC, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर।
आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। अफ्रीका के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ और एक हमारे गेस्ट जुड़े हैं और बता दें कि बाबर कादरी नेशनल टीवी डिबेटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आपको बता दें कि इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं डिबेट्स में। लेकिन बहरहाल आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा पेचीदा और उम्मीद करेंगे कि हम हर एक को अपना अपना मौका देंगे। बहरहाल बाबर कादरी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरा आपसे पहला ये सवाल रहेगा कि 370 के बजाय दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी यही पूछा था, 370 के बाद हमें कहा गया कि एक नई सुबह और एक नई रौनक आएगी, और लग रहा है कि शायद आएगी क्योंकि कोविड आया है, कोविड की वजह से सारा सब कुछ जो बंद हो चुका, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। 370 के बाद क्योंकि कहा जा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज जो 70 साल में उन्होंने कश्मीर का हाल किया है, सब बेहाल हो गए। तो आप 370 के बाद कश्मीर को कहां देख रहे हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो बंद क्यों रही, किस तरह से आप इन चीजों को देखते हैं? 2-3 सवाल है तो मुख्तसर बताइए क्योंकि वक्त आपके पास कम है। 7 बजे प्रोग्राम जो है उसका आगाज हो गया था। जी पहले आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट क्योंकि ट्रैफिक जैम था। प्लीज प्लीज। दूसरा ये है कि आपने कहा कि जो सियासी सरगर्मियां बंद क्यों रही और क्या ये स्टार्ट होंगी, यही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बंद इसलिए रही क्योंकि चूंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट आई थी वो ये अपना ये उनका एक एडमिशन था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि 1000 साल के बाद हमारी एक गवर्नमेंट आई थी, यानी कि ये एक आइडियोलॉजी गवर्नमेंट आई थी, इनका एक नजरिया था और वो एक माइंडसेट था। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई गवर्निंग क्लास, जबकि रूलिंग क्लास कोई मजहबी जुनून लेके आए तो उसको हम कहेंगे कि संस्कृत में कहते हैं विनाश कलम विपरीत बुद्धि। जब भी आप इस नैरेटिव के साथ आएंगे तब मुल्क की तबाही आपने खुद देखी है। अब नेपाल भी आपको चढ़दोड़ देता है, चाइना की बात छोड़े, पाकिस्तान की बात, अब जो ट्रेडिशनल एनिमीज थे हिंदुस्तान के उनकी आप छोड़े, आप नेपाल भी आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है और आपके खिलाफ लॉज एनेक्ट कर रहा है अपने पार्लियामेंट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्शन हुई 370 और 35A की जो एक्शन थी, मैं तो वसूकन आपको कहूंगा कि दिस वाज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों को वायलेट करके चाइना को अब थर्ड फ्रीक बनाया। पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले थे ये बायलेटरल ये समझते थे शिमला माहदे के तहत, इंटरनेशनल फोरम यानी कि यूनाइटेड नेशंस में ये समझते थे कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, बट इन्होंने बायलेटरल इसको बनाया था शिमला में। अब ये तमाम जो एग्रीमेंट्स इन्होंने पास में किए थे, जो इन्होंने एक्शन की थी, जुनून में आके एक जोश में आके शायद 56 इंच का सीना इनको जम्मू कश्मीर को ही दिखाना था, उस जुनून में इन्होंने वैसा काम किया कि जो 70 साल में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन करेंसी बनी थी हिंदुस्तान की, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP हो या दीगर जो भी जमातें थी यहाँ पे मेन स्ट्रीम, उनको भी तहते करके उनको भी किसी लायक नहीं छोड़ा। अब ये हाल है कि ना यहाँ पे ये इलेक्शन करने की सोच सकते हैं, ना इनके पास एसेट्स पॉलिटिकल एसेट्स थे वो भी इन्होंने तबाह कर दिए, पॉलिटिकल अपोजिशन खत्म कर दी इन्होंने, यहाँ पे एक पॉलिटिकल बुलडोजर चलाया। नतीजा ये है कि खुद नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया हर्ट हो गए और हाथ में हिंदुस्तान के अभी हाथ में है ही नहीं कुछ, तो हालात पे भी पहुंचे हैं कि शायद तीसरी जंग अजीम होने को है, क्योंकि यहाँ से चाइना हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी इख्तलाफात है, सीज फायर वायलेशंस हो रही है, नेपाल वहां से चढ़ दौड़ा है, चाइना
इख्तलाफ अमेरिका के साथ जो सी में चल रहा है, साउथ चाइना सी में, और जापान के साथ जो हुआ, ये लगता है कि जो हरकत की 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी साहब ने, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान को ले डूबेगा बल्कि शायद बरसगीर को ही इसका खमियाजा होगा। तो बाबर कादरी, आपसे जानना चाहूँ फिर करना क्या चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी अगर इनकी अकल हो, अगर ये अभी समझ बूझ वाले लोगों को एक साथ माइंड पूल कर सकते हैं, एक सोल्यूशन है अभी भी हिंदुस्तान की जो आबादी हो रही है, 370 और 35A और जो स्टेटस हुड है, या इन्होंने जो हमारा नेशनल फ्लैग छीन लिया है, इसको 35A 370 नेशनल फ्लैग और स्टेटहुड इसको रेस्टोर कर सकते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। एक फेस सेविंग नरेंद्र मोदी साहब को है, अभी भी मजहबी जुनून उनको बंद करना पड़ेगा, उनको हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, अपनी पोलिटिकल माइलेज, पोलिटिकल पार्टी और जो RSS की वो विचारधारा है, उसको बड़ा ताक रख के हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचेंगे, अभी मौका है, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने पास में किया है बाबरी मस्जिद का लेके। अगर आप बाकी जजमेंट्स को देखें, वहां पर भी इन्होंने खुद कहा कि ये हमने करवाया, ये क्यों नहीं करवा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा है इनकी अभी इस सिचुएशन से बाहर एग्जिट दिखाने में। तो यही मैं इशफाक गिलकर आपसे पूछूंगा, क्या किया जाए? जो बाबर कादरी कह रहे हैं, फिर से आप 370 की अगर बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? डर गए आप? सर, जो होना था, आर्टिकल टूटना था, जो टूटने की बात कर रहे थे अभी हमारे जो बाबर साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो तो बातें देखिए, सपने देखना बंद कर देना चाहिए हमें। जो हुआ वो लोगों के हित के लिए हुआ, लोगों के हित के लिए भाजपा ने ये स्टेप उठाया है, सीधा क्लियर, ठीक है। और जो अभी यहाँ पे बाबर साहब ने यहाँ पे बात रखी बर्बादी हिंदुस्तान की, तो मैं बाबर साहब को ये बोलना चाहता हूं कि ये एंटी नेशनल मतलब ये बातें, ये कलाम यूज करें कि बर्बादी, ये बर्बादी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये हिंदुस्तान के साथ है, ये पाकिस्तान के साथ है, ये चाइना के साथ है कि ये जापान के साथ है? ये तो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। यहाँ पे जापान है, अभी चाइना आया, अभी पाकिस्तान आया, अभी आप मुझे बताइए, अगर ये इतने समझदार है तो इन्होंने ही कोalition हमारे साथ की थी, महबूबा जी जो उनकी है, जो हमारी रिस्पेक्टेड है, ये PDP से नहीं है। अच्छा जी, बताओ। मैं रिस्पांस में अगर जी मैं बोलना चाहूंगा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हुआ, हमें अब खाली जितने भी हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, और जो हमारी भाजपा है, हमें सबको मिलके यहाँ की डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। तो बस ये डेवलपमेंट हमें करनी है, चाहे कोई भी पार्टी करे, बीजेपी करे या कोई और करे। और ये दूसरी जो है RSS का ये बोल रहे हैं, RSS ये है, RSS वो है, हमें तो ऐसा पता नहीं कि RSS क्या करी, हमें अपनी पता है कि भाजपा क्या करी है। भाजपा जम्मू व कश्मीर के जो यहाँ पे पिछले 70 सालों से जो यहाँ पे इन्होंने ये चलाया, इन्होंने अपना जो बिजनेस चला रखा था इन्होंने रीजनल पार्टीज ने, वो हमने खत्म कर दिया है। जितने भी यहाँ पे इनके लिए थे जो अपना घर भर रहे थे, उनको बंद कर दिया है। एक मिनट आपको मैं बाबर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मुख्तसर में जो है खालिद साहब के पास हूँ। खालिद साहब, आप मुझे बताइए, कह रहे हैं जो रीजनल पार्टीज ने जो यहाँ पे हालात खराब किए, सच में रीजनल पार्टीज ने ऐसा कुछ किया है? देखिए, जहां तक यहाँ पे मैं जो मेरे साथ दो भाई बैठे हैं इनकी बात करूं, मैं जहां तक रीजनल पार्टीज की बात करें, हम उनके ये तो सबके सामने आया है कि रीजनल पार्टीज ने यहाँ पे क्या किया है। लेकिन जहां पे मेरे भाई ने अभी कहा कि इन्होंने रिस्पॉन्स किया बाबर कादरी साहब के इस पे कि ये एंटी नेशनल कुछ चीजें बता दी इन्होंने। लेकिन मैं ये चीज बता दूंगा कि अगर चाइना बॉर्डर पे 20 बंदे मर रहे हैं, अगर इस चीज को उछालना, लोगों के बीच में लाना, इसको एंटी नेशनल कहते हैं, फिर मैं मेरे से बड़े सर मैंने यहाँ पे आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, आज तो बांग्लादेश वाले भी आपको आगे दिखा रहे हैं, आज तो नेपाल आगे दिखा रहा है, जो नेपाल आपके मतलब जो आपके फाइनेंशियल हेल्प का मदद के लिए हमेशा हुआ करता था, और आज वही नेपाल के दिखा रहा है। कहाँ गया वो 36 इंच का सीमा? वो क्या कश्मीरी पे दिखाना चाहिए था? दिखाना है खाली। यहाँ पे डेवलपमेंट काम की बात करें, कौन सी डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे? जहाँ पे आप तो यहाँ पे तो कोविड-19 में गरीब लोग भूखमारी से मर गए। मेडिकल यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कल उनके पास, उनके
बीच में और एक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में गैप कितनी रही वो हम जानते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोहल्ले की बात करूंगा, मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से इन्होंने मासिक 2-4 कोई पार्टी निकलेगी, बीजेपी के मतलब कुछ कार्यकर्ता निकले मासिक बांटने से आप गरीबों का दिल जीत सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, अभी आपने बात की कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बंद, वो क्यों पीछे रही कोविड-19 में? अरे भाई, आपने तो उनको पीएसए के अंदर रखा है, आपने तो उनको बंद रखा है, आपने यहाँ की आवाज को दबाया है। यहाँ पे 2 दिन पहले हमारा एक लीडर कहता है अपना तिरंगा लहराने के लिए, जो तिरंगा तब था जब तब न हिंदुस्तान का तिरंगा था न तो पाकिस्तान का तिरंगा था, जब कश्मीर का तिरंगा था। तुमसे कहा था वो तिरंगा आपका, वो हम निकल गए तिरंगा लगाने के लिए, तुमसे वो कहा बैठे थे। ये सारे पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनको लोगों के हित में कुछ नहीं करना है, खाली दिखाना है मैं पीडीपी से हूँ, मैं एमसी से हूँ, मैं वो करूँगा वो करूँगा, ये बहुत से है सर। किया गया तब हमारी स्टेट थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुलाम थे, हम तब भी आजाद थे। हमारा तिरंगा तब था जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं था, और हम फख्र से उस तिरंगे को 35A को वही तब से इंशाल्लाह मतलब हम मरते दम तक कोशिश करेंगे कि हमारा वो झंडा वापस आ जाए। एडवोकेट बाबर कादी, आप रिस्पॉन्ड करने वाले थे तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के साथ नहीं है, शायद आपको एंटी नेशनल कहा। देखिए, बीजेपी इज पार्ट ऑफ शूट ऑफ आरएसएस, इनको समझना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए अपने इतिहास को। 1 सेकंड, ये एंटी नेशनल कहते हैं, एंटी नेशनल आजकल राहुल गांधी जो फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया है उनको भी एंटी नेशनल कहते हैं। जो भी अकल की बात करता है, जो भी सेंस की बात करता है, जो कॉमन सेंस की बात करता है, जो हिंदुस्तान की हित की बात करता है, उसको एंटी नेशनल। चिदम्बरम को इन्होंने दौड़ा के जेल भेज दिया सर, उसके स्टैम्प भी किया सर, मैं इंटरवेंशन नहीं करता। देखिए, समझना चाहिए यहाँ पे जब 370 इन्होंने यहाँ पे खत्म किया, उसके बाद अगर आप देखेंगे यूटी के स्टेटस के बाद कोई डेवलपमेंट काम हुआ, एक सड़क बनी, कहीं पर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, यहाँ पे कोई इंटरफेस रहा लोगों के सामने, जो मेरे भाई ने अभी बोला टोटल नल है। डीसीज हैं वो यहाँ के बादशाह बने हुए हैं, एलजी जिसको कोई जानता ही नहीं है। यहाँ ये पॉलिटिकल स्पेस है, बर्बादी इसको कहते हैं। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा खिता है जिसको हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में लिया है, हिंदुस्तान ने इसको डिस्प्यूट बनाया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसको डिस्प्यूट बनाया हुआ है। अकल की बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में मिल बैठ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को टेबल पे जम्मू कश्मीर की आवाम की क़यादत को लाना चाहिए था और इस डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल करना था। यूनिवर्सिटी उन्होंने क्या किया, इन्होंने मस्क्यूलर पॉलिसी अडॉप्ट की, और मस्क्यूलर पॉलिसी से इनका यह हाल हुआ, जो यहाँ पे जिनका नामो निशान भी सियासत में नहीं था, उन 2-3 सियासी मस्खरों को इन्होंने सामने लाया, बताया कि ये जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जिनकी कोई सियासी समझबूझ नहीं है, जिनका कोई माजी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं है, इन्होंने जो कहते हैं रीजनल पार्टीज ने ही यहाँ पे हिंदुस्तान के झंडे को रखा था। अब आज इनको शायद वो भी बिहार से लाने पड़ेंगे जो तिरंगा यहाँ पे लाएंगे। मैं आपको वसूकन कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये वो 2 पार्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान के इंटरेस्ट्स को दबाव पहुंचाया और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमोलिश किया। पॉलिटिकल जो इंटरफेस था यहाँ पे वो खत्म कर दिया, यहाँ पे डेमोक्रेसी को इन्होंने तहते किया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बुनियाद पे आप मुझे एंटी नेशनल कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी आऊंगा खालिद साहब के पास, एक क्वेश्चन फिर इनके पास आऊंगा। खालिद साहब, इन्होंने बात की कि कश्मीर डिस्प्यूट है बाबर कादरी, तो आप भी इसको डिस्प्यूट टेरिटरी मानते हैं? देखिए, मेरे मानने की मानने की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा, जब यहाँ पे रेल की ट्रेन की इनोवेशन थी, शायद आपको पता होगी, उस टाइम पे जो रीजनल पार्टी के हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे, उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने कह दिया कि ये डिस्प्यूटेड मसला है। तो इस चीज को हिंदुस्तान या पाकिस्तान या कश्मीरियों के मानने या न मानने से कुछ नहीं होगा, जो है आपने आजाद कश्मीर जिसे कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान जिसको कहते हैं, पाकिस्तान को दिया है।
क्या आप ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है? ये तो आप पार्लियामेंट में कहते हैं। आप तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनिट है, लद्दाख से ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर लखनपुर तक, ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। तो आज कैसे एक बात कहना चाहता हूं आपको कि ये बदकिस्मती की बात है, जहां पे इन्होंने हसीना तान के पार्लियामेंट में कहते थे कि हम पीओके पे वो करेंगे, ये करेंगे, तो अब तो बदकिस्मती ये है कि हमारा लद्दाख भी हमसे ज्यादा है, जिसको पर्दे के नीचे रखना चाहते हैं। बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं हमने ही हमला कर दिया, इंटरनेशनल हिंदुस्तान का मुंह काला कर दिया। जो भी लॉबी फॉर्म है वहां पे चाइना जा रहा है कि हिंदुस्तान हम पे एग्रेसर है। ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हम चाइना की लैंड में गए और वहां पे हम एग्रेशन किया। ये तो नरेंद्र मोदी कह रहा है। इन्होंने हिंदुस्तान की छवि को तो इंटरनेशनली डिफेंड कर दिया। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा इशफाक गिलकार, अब ये दोनों कह रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट है, क्या दोनों को अंदर कर देंगे आप? सर ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं एंटी नेशनल हो गई ना, क्योंकि कह रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट है। जी आप ये सवाल पे आ रहा हूं सर, जो बाबर साहब ने बोला, मैंने इसलिए इनको एंटी नेशनल बोला, ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कश्मीर में जी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है फौजियों के छत्र छाया में आप यहाँ पे चला रहे हैं। तो पहले आप अपनी रीजनल पार्टी से उस टाइम वो खाली हमारी पार्टी से खाली हमारी जब भाजपा आई ये 10 लाख टाइम नहीं था, पहले से था, जब से एनसीपी कांग्रेस की पीडीपी की कैसे पूछे सर, ये हमसे नहीं पूछ सकते। हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से हमने दूसरी बात हिंदुस्तान का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं चाइना का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं जम्मू कश्मीरियों और जम्मू कश्मीरियों के हकूक की बात करता हूं। और हकूक की बात यह है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए, आर पार जो भी जम्मू कश्मीर है एक साथ लाया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके जो मामला है उनके साथ टाई किए जाए। मैं ये नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यूनिलैटरल कोई फैसला, ट्राइलेटरल है डिस्प्यूट जिसका स्टेक होल्डर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, जम्मू कश्मीर के अवाम भी है। जब तक ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट ट्राइलेटरल रेजोल्यूशन के थ्रू सॉल्व नहीं होगा तब तक आप जितनी कुछ करें इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आप चाइना लद्दाख लेके जाएगा, यहां पे कभी आपका सेंटिमेंट आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि आपको आज की दौर में ऑक्यूपायर माना जाता है, क्योंकि आपने 5 अगस्त को ब्रिज था 370 आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज आपने खुद तोड़ा। लेकिन बाबर कादिर, मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल, लेकिन मुख्तसर इनको भी टाइम दे बोलने के लिए, फिर ऐसा ना हो कि एक टाइम ही नहीं मिला। तो इशफाक गिलकार, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा 370 के बाद जो भी सिचुएशन बनी है लद्दाख की बात, या जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी बनाया हमारे मुल्क के लिए, वो कैसा देख रहे हैं आप? इस वक्त दूसरे ममालिक के साथ हमारा रिश्ता क्या मजबूत बन रहा है दिन ब दिन, या जो हमारे रिलेशन वो खराब हो रही है? कैसे देखें आप? देखिए सर, एक फैमिली होती है, हाँ, फैमिली में डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है। अभी इसको उछालने की जरूरत नहीं है ऐसी कि इससे ऐसा किया उसने ऐसा किया। डिस्प्यूट हर किसी के साथ होता है, बातचीत से सब हल हो सकता है। और रही बात लद्दाख को छीनने की, किसी में दम नहीं है जो भाई हिंदुस्तानी आर्मी है, जो लद्दाख है वो हमारा खित्ता था, खित्ता है और इंशाल्लाह रहेगा। और हमारी फौज जो है वो सीना तान के 36 नहीं बल्कि उनको सेंटीमीटर का चाकू लेके वो अपने दमके की चोट पे हमें कब ऑर्डर्स हुए हमारी आर्मी जी गिलकार साहब पूरा करें, फिर बाबर कादरी आपके पास। देखिए तारिक साहब, या तो आप मुझे बात करने का आपको जो काबिल दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, नहीं वो मुझे तो बात करने का मौका मिल रहा है, पॉलिसीज पे बोल रहे हैं ना आप, मुझे ये उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप किसी का पॉइंट्स बता दें, मुझे तो कम से कम बोलना ही बोले आप वो चुप दोनों चुप करके आप बोले। रहा सवाल लद्दाख का, वो कोई छीन नहीं सकता है, वो अटूट अंग है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान में ही रहेगा, रहा है और रहता आएगा इंशाल्लाह।
करो, 2 मिनट कर रहे हैं, ये तीसरा बात सुने, हमारे पास पैनलिस्ट है। अगर हम ऐसे ही बात मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, ये हमारा अपना मकामी चैनल है, इस पर भी वो नेशनल डिबेट वाला होगा, फिर तो कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं। आप सुनिए ना, अपने पक्ष पे जब मेरा टाइम आता है मैं बात कर लेता हूँ जी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, आप कुछ और बोले सरकार वहां पे कैमरा लेके रहते हैं। अगर आपने बनना आप चले जाए वहां पे, वहां पे हमारे फौजी जो आप यहाँ पे अच्छे से रहते हैं, सूट वूट मार के रहते हैं यहाँ पे, ये किस वजह से रहते हैं? अपनी जमीन हिंदुस्तान का जमीन इसलिए क्योंकि हमारी बात की फौज जो है प्रोटेक्ट करने के लिए है। और आप शिमला आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीस सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सी, FNAC, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सी, FNAC, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। तिजारती वक्फे के बाद फिर एक बार आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल, और इस वक्त में जो हमारे पैनलिस्ट है खालिद राठौर से मैं पूछना चाहूँगा। खालिद साहब, आपके पास आना चाहूँगा और उम्मीद करेंगे जो मेरे पैनलिस्ट है उनको भी हम अपना वक्त देंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं कि चाइना का जो इशू बढ़ रहा है और दूसरे जो कंट्रीज हमारे मुखालिफत में नजर आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्या ये हकीकत है या पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह बीजेपी कह रहा है कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ पे प्रवोक किया जा रहा है बांग्लादेश को, नेपाल को और साथ ही चाइना को, तो उनकी पॉलिसी है जो किसी हद तक लग रहा है कि कामयाब हो रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए तारिक साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे आया था जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए पहले। अब जो ये चाइना का मुद्दा उठा है, तो जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री झूठ कह रहे कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको इसी के साथ रहने दीजिए, क्योंकि चाइना यहाँ से तैयारी कर रहा है। वो अपनी जो उसके फॉरेन अफेयर्स है, जो उनके मतलब उनके इत्तेहादी है, उनको एकजुट करने में वो लगे हुए हैं। और मुझे इस चीज़ को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ हिंदुस्तान की फौज को योगा में बिजी रख रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था, जहाँ पे योगा डे था, मैं देख रहा था कि एक वीडियो आया था जहाँ पे चाइना के बॉर्डर पे मैंने फौजियों को देखा वहाँ पे योगा करते हुए। और यहाँ से कोविड-19 की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप थाली बजाइए, कोविड भाग जाइए। मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगा, वो तो बड़ी बात है। मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात अगर करूँगा
तो यहाँ की बात अगर हम करेंगे 35A को हटाने के बाद और दफा 300 आर्टिकल 370 को हटाने के बाद हमने क्या चीजें देखी है। देखिए मैं आपको बता दूंगा, आप एक इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। आपने हमारे मार्टियर डे को कैलेंडर से बाहर निकाला, हॉलीडे से बाहर निकाला, उस दिन हॉलीडे हुआ करती थी, फख्र से हम मनाते थे, अपने शहदा को खराज अकीदत पेश करते थे, उसको न बाहर निकालना। जो हमारी डिग्निटीज थी यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे दिग्गज लीडर रह चुके हैं, उनका मतलब उनकी छुट्टी को मंसूख करके इस चीज से आप जज्बात उनके साथ खेल रहे हैं। इस चीज से आप कश्मीर उनका दिल नहीं जीत सकते। डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, डेवलपमेंट वहीं पे रुकी पड़ी है। अगर आपको पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखना होगा, आपको अगर हिंदुस्तान का नक्शा देखना होगा, बुलवार जाइए, सड़क पे आपको दिखाई देगा कि कितने नक्शे बने हुए हैं। इनफैक्ट गलवान वैली का नक्शा भी वहां पे दिखाई देगा आपको एक जगह पे, शायद अगर मैं गलत ना हो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही है, शराब की दुकानें खुली, बदकिस्मती है, जी जी हमारे मजहब के साथ, हमारे मजहब के साथ हाथ डाला जा रहा है उस पर, और जिसकी वजह से इनका हाथ जके वो ऑर्डर वापस भी होने वाला है। लेकिन बाबर का यहाँ से रिएक्शन होगी जी जी चलिए, बाबर शराब खोलने से कुछ नहीं होगा। बाबर यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे हॉस्टल्स में फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ के स्कूल के बच्चे, बाहर के लोग मर रहे हैं, बाहर के लोग रो रहे हैं कि हमारे बच्चे की महीने से स्कूल नहीं जा रहे, और हिंदुस्तान के लोगों को समझ आ रहा है कि कश्मीरी बच्चे को 1 साल से स्कूल जा रहा है। 3 मिनट मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा खालिद साहब, आज आपको वक्त ज्यादा नहीं मिला, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए वजीर आजम ने एक बात कही है 370 के बाद कि अब तरक्की होगी, ठीक है, मैंने दिनों से पूछा था, अब आपसे पूछ रहा हूँ, तरक्की होगी, और लग रहा है हो भी रही है, जो बीजेपी कह रहा है, ठीक है। आपको क्या ऐसी जलन हो रही है जो बीजेपी के वो आप काम नहीं करने दे रहे? क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं बीजेपी कह रहे हैं हम करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं, आप इनका साथ दे, खुद इन्होंने कहा इनके इत्तेहादी बने, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, तो कहां पे आपको कौन सी चीज रोक रही है? पहले इनके इत्तेहादी बने थे पीडीपी, इनके साथ क्या हुआ? दूसरा ये है रोकता कौन है इनको? गवर्नमेंट इनकी, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट, स्टेट में एलजी इनका, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, रोकता कौन है? सड़क यहाँ पे रेपियर नहीं हो रही थी, नहीं बनी तो बात ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात ही छोड़े। आप देखिए इनका हमारे साथ सलूक यह है कि 5 अगस्त के बाद आज तक 4G हमारा चालू नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2G कभी होता है कभी नहीं होता है। इनकी हालत ये देखें कि जहां देखिए ये कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एनकाउंटर होता है सारा डिस्ट्रिक्ट स्नैप किया जाता है इंटरनेट, ये इनको इनके साथ लोग है, ये इनकी डेवलपमेंट है। आप ये बताएं हमारा साथ क्यों चाहिए? जब ये एक एग्रेशन के साथ आए 5 अगस्त को, क्या इनको तभी सोचा था लोगों को साथ रखना है? क्या इनको हमारे एहसासात, हमारे जज्बात की कदर नहीं करनी चाहिए थी? इन्होंने किया क्या है? इन्होंने पॉलिटिकल स्लॉटर किया है कश्मीर में, ये कहता हूं। देखिए रहा साहब जो नई नीति चला रहे हैं यहाँ पे, इससे ये अपने फौजियों को मरवा रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे बॉर्डर एलओसी हॉट हो रहा है, यहाँ पे इंटरनली आप देखिए हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, रोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन से जो निकले हुए होते हैं बच्चे विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट कुछ, आप देख ले 3-3, 4-4 बच्चे हमारे रोज मारे यहाँ पे, तो हमारा इतने क्लीनिंग हो रहा है। तो इस सवाल पे अगर हम बात करेंगे हमारा राइट बनता है। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर इनको हिंदुस्तान बचाना है पोलराइजेशन से, डिसइंटीग्रेशन, तो अभी के अभी बीजेपी रिजाइन करें, माफी मांग रहे हैं राहुल गांधी से, उनको गवर्नमेंट दे दे, फिर शायद हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी बच सकती है, सॉवरेनिटी। इस बार दिलकर माफी मांगेंगे राहुल गांधी से आप, क्या ये बाबर काजी कह रहे हैं? जी सर मुझे तो या राहुल गांधी की रज़म से माफी मांगे? जी मैं दोनों बातें पूछता हूं। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी को किसी से माफी मांगने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ है, ठीक है, इनकी अपनी सोच है, तो मैं इनका सोच चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक जी। जो इन्होंने बोला कि अपनी जगह सही है, अपनी जगह जी, कौन सी बात सही कहाँ पे? जो ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे पहले बताइए सर मुझे आर्टिकल नहीं, बात पूरी करिए। जो 370 की धारा की बात जो शेर कश्मीर है, पहले उसमें जो मेरे काफी बहुत सारे नहीं था, शेर कश्मीर की बात है, शेर कश्मीर की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और पटेल ने बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस
जो उन्होंने बोला है शेर कश्मीर, यहाँ पे पूरी बुनियाद खड़ी की है सियासत की, ठीक है सर। आप यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आए हैं, आप अपने वोट दीजिए, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हमारी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या किसी को पहले पता थी इतना पैसा लिया है इन्होंने हिंदुस्तान से, वो कहां गया, वो गया कहां सर? आज देखिए आपका जो जॉइनिंग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, हमने बनाया, सर किसने बनाया? सर नहीं है इस वक्त वक्त खत्म हो चुका, मेरी पास वक्त ही नहीं है। अब आखिरी एक मैं 14 मिनट है, तो मैं उम्मीद करूंगा हाँ या ना में हम सब जवाब देंगे। बाबर कादिर आपके पास 2 मिनट प्लीज, वक्त याद रखे। अब जो मैंने पहले सवाल पूछा था फिर से पूछ रहा हूँ, अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, अभी हम जो पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, पॉलिटिकल लीडर्स बाहर भी आ रहे हैं और लग रहा है कि इलेक्शंस भी नहीं हो। क्या आप चाहते हैं एक नया ख्वाब, एक नई तामीर हो यहाँ पे, और जो वजीर आज़म ने वादा किया था वो पूरा हो? अगर माइंडसेट बीजेपी छोड़ दे, रिलीजियस बाइगोट्री और रिलीजियस फैंटिसिज्म छोड़ दे, अगर रियल डेमोक्रेसी को पलटना देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो फिर इनको इमीडिएटली रिवर्ट बैक करना पड़ेगा प्री 5 अगस्त 2009। चलिए थैंक यू। ये इशफाक जी का आपसे पूछना चाहूंगा, यही सवाल है तो बता दी सर, एक बार सवाल कीजिए। पहले मैं आऊंगा, अब हमारे पास खालिद काफिर है। खालिद साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या होगा, मैंने सवाल पूछा आपने आपको नहीं समझ गया, मुझसे यहाँ पे बैठा आया हूँ सर, मैं सवाल का जवाब दूंगा तो आपको खुद समझ आएगा। आपसे कोई जरूरत नहीं है, आपसे मैंने इसलिए कहा, आप इसको पर्सनल मैंने पूछा, मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले कितने सीरियस होते हैं प्रोग्राम में, और कुछ नहीं मेरा मकसद है। अब जो है राफेल साहब के पास जाऊंगा, ये भी देखते हैं सीरियस की बात करें, साहब ने जैसे कहा वही मेरी राय है कि 370 को वापस करना चाहिए, और जहाँ पे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है, यहाँ के स्टूडेंट्स है, बार एसोसिएशन के मेंबर्स है, हुर्रियत लीडर्स है, कंट्री में हम रहते हैं, सबको रिहा किया जाए, एक टेबल पे आए, सबको एक बात करें और इस डिस्प्यूट मसले का हल निकाले, क्योंकि कश्मीरी मर रहा है, कोई बाहर का बाकी लोग चले रहे, चाइना का लोग नहीं मर, चाइना का मर नहीं रहा है, हिंदुस्तान का मर नहीं रहा है, जो मर रहा है वो कश्मीर मर रहे हैं। अब मैं इशफाक गिलकार से सवाल पूछता हूँ, आपने सुना नहीं था, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी नई सुबह आने वाली है? क्योंकि वजीर आज़म ने बयान दिया था और हम इज्जत करते हैं, करते रहे कि हमारे वजीर आज़म है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप करना क्या चाहिए आगे हमें? देखिए चाइना तो आ गया ठीक है, क्योंकि मीडिया पे दिखाया जा रहा है जिस तरह से
इमदाद के भी काफी लोग सामने और हमारे 20 फौजी शहीद हो चुके हैं। गिलकर साहब, दिल पे हाथ रख के आपको लगता है कि 20 घर जो बर्बाद हो चुके हैं और कश्मीर में भी हो रहा है, तो अभी आगे हमें क्या करना होगा, किस तरह से आगे जाना होगा? सर कोई बर्बादी नहीं हो रही है, कोई बर्बादी नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और रहा सवाल दूसरी सवाल का, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, इलेक्शंस जो आप बोल रहे हैं जी, इलेक्शंस होंगे, क्यों नहीं होंगे? तभी हमारा जो भी सीएम होगा, जिसको लोग नुमाइंदा अपना चुनेंगे, जिसको वो अपना देंगे, अपना वोट देंगे, वही सामने आएगा सर। लेकिन जो ये पार्टी, जो रीजनल पार्टी सर जो है, इनको समझना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए, लोगों के हित की बात करनी चाहिए। लेकिन वहां सर क्योंकि उनके पास कैम्प है, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए प्रोग्राम जो है ये खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा क्योंकि वक्त है। बाबर कदरी जो सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। खालिद राफी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे इशफाक गिलकार साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम देखें कि हमारी गलतियां कहां पर है, किस तरह से इन चीजों को ठीक किया जाए और जम्मू कश्मीर में जो हालात है उन्हें किस तरह से ठीक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल फिर मुलाकात होगी। इन वादियों के साथ इजाजत दीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों बिल्कुल अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। घर खुदा लाया, हालात ने इजाजत दी। कल 7 बजे होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। आगे खबरनामा।